कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हमें पेज नंबर 27 पर दिया हुआ है, एक पाठ दिया हुआ है। उस पाठ का नाम है खुला आकाश। और इस खुला आकाश, इस पाठ के कवि है कुंवर नारायण। अब कुंवर नारायण ने इस पाठ को लिखा हुआ है, खुला आकाश। इस पाठ को कवि नारायण जी ने लिखा हुआ है। फिर इस पाठ को हम पढ़ने से पहले हमें उनका परिचय लेना जरूरी है। हम पहले से ही जब किसी पाठ की शुरुआत करते थे या कर रहे हैं, तब हम परिचय को हमने छोड़ा नहीं। परिचय को हमने छोड़ा है क्या? नहीं। परिचय, ज्यादातर परिचय हमें होना ही चाहिए। लेखक का या उस कवि का परिचय जरूरी होता है। फिर यहाँ पे देखिए, कुंवर नारायण का परिचय ऐसा है। इनका जन्म 1927 में हुआ है और ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई है 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर तुमने उनकी आयु निकाली तो कैसे निकल सकती है? 7 में से 7 गया 0, 0 रह गया, और 11 में से 2 गए, कितने रहते हैं? 9। 90 साल के थे वे। मृत्यु पश्चात वे कितने साल के थे? 90 साल के। कौन? कुंवर नारायण जी। इनका जन्म फैजाबाद में हुआ उत्तर प्रदेश, और मृत्यु लखनऊ में हुई उत्तर प्रदेश। अब इनका परिचय दे रहा हूं। नई कविता, क्या? नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। देखो, इन्होंने कविताएं लिखी हुई है, और ये गद्य है, पद्य नहीं है। ये गद्य है, पद्य नहीं है। गद्य बोले तो क्या? पाठ। पद्य बोले तो क्या? काव्य। फिर नई कविता आंदोलन हुआ है। और आंदोलन बोले तो ऐसा नहीं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा आंदोलन नहीं है। नयापन आना, पुराने विचारों के काव्य और अचानक नई शैलियों के काव्य लेख की शुरुआत होना, इनमें कुंवर नारायण मेन थे, मुख्य थे। इसके अलावा इन्होंने कहानियां लिखी है, लेख लिखी है, समीक्षा लिखा हुआ है, सिनेमा लिखे उन्होंने, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई। इन्होंने बहुत सारे लिखान किए, बहुत सारे क्षेत्र में कहानियां लिखी। लेख बोले तो अलग अलग विषयों पर उन्होंने लेख लिखे हैं। समीक्षा बोले तो क्या होता है? समीक्षा विश्लेषण। एखाद विषय पर उन्होंने विश्लेषण किया है, बहुत सारा विश्लेषण करके हमारे सामने पेश किया है। और सिनेमा के लिए उन्होंने कहानियां लिखी, और रंगमंच बोले तो नाटक होते हैं ना, उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारा लिखा हुआ है। आपकी कविता, कहानियां कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इन्होंने जो कविताएं लिखी है, किन्होंने? कुंवर नारायण जी ने जो कुछ कविताएं लिखी है, जो कुछ कहानियां उन्होंने लिखी है, उनकी अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अनुवाद का मतलब हमें पता है, ट्रांसलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और ना कि भारत के अन्य भाषाओं में, बल्कि विदेशी भाषाओं में भी इनकी कविताओं और कहानियों का अनुवाद किया गया है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। साहित्य क्षेत्र में जो सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान को ज्ञानपीठ, ज्ञानी, लिखने का काम कौन करता है? ज्ञानी व्यक्ति करता है। फिर ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए? क्योंकि इन्होंने सर्वोच्च लेख लिखा हुआ है, बहुत सारे लेख लिखे हुए भारत देश में। अब इन्होंने प्रमुख कृतियां कौन सी की है? इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है? चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि।
इनकी रचनाएं हैं। अब यह गद्य कौन सा, खुला आकाश नाम का जो गद्य है, गद्य संबंधी प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। ये डायरी विधा है, दैनंदिनी लिखते हैं ना रोजनिशी, मैं सुबह उठकर मैंने ये किया है, मैं उनके घर मिलने गया, मैंने स्टडी की, डायरी लिखना, डेली रूटीन लिखते हैं। तो ये डायरी विधा प्रस्तुत पाठ है। फिर इस पाठ में क्या है, जीवन के बहुत सारे संघर्षों को स्पष्ट किया है, साहित्य, आत्मचिंतन और जीवन क्रम आदि पर, साहित्य क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां होती है, उन गतिविधियों, दैनंदिन जीवन जीते वक्त आत्मचिंतन कैसा होता है और जीवन क्रम कैसे जीते जाते, इस हर एक बात पर रोशनी डाली हुई है इस पाठ में। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। देखो, इस पाठ में लेखक ने हमें क्या बोला है, अगर तुम्हें तुम्हारा जीवन सुख से बिताना है या जीवन विकसित करना है, तुम्हें तुम्हारे मूल उद्देश्य को प्राप्त करना है, तब किसी से वाद विवाद करने के बजाय खुद से संवाद कीजिए, तब जाकर तुम्हारा जीवन कैसे हो जाएगा, सब संघर्षों को दूर करके तुम्हें सुखी बनाएगा। ऐसा इस पाठ में तुम्हें बताया हुआ है। देखेंगे क्या है, चलो। अंदर की दुनिया, शीर्षक क्या दिया है, अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। देखो, ये बाहर की दुनिया इतने इतने क्षेत्रफल में विस्तारित है, बाहर की दुनिया इतने पूरब को, पश्चिम को, उत्तर और दक्षिण को विस्तारित हुई है, इतने इतने किलोमीटर क्षेत्रफल में, मगर जो हमारी अंदर की दुनिया है ना, यह बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी है। सेकंड सेकंड में, पल पल में हमारे विचार बड़े बड़े हो जाते हैं। हम यहां रहते हैं तो हमारे विचार कोसों दूर चले जाते हैं ना। अभी हमारा मन यहां है, थोड़ी ही देर में हमारा मन किधर चला जाएगा हमें पता नहीं चलता। इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे लेखक, क्या कह रहे हैं, बाहर की दुनिया से अपने अंदर की दुनिया कहीं ज्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, जैसे कि बाहर की दुनिया का विस्तार है, पूरब की ओर इतना, पश्चिम की ओर इतना, दक्षिण की ओर इतना और उत्तर की ओर इतना। एक कौन सी दुनिया के बारे में कहा है, बाहर की दुनिया के बारे में। बाहर की दुनिया को हम विस्तारित कर सकते हैं, करते हैं, मगर हम अंदर की दुनिया को का विस्तार नहीं करते। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल ही निर्जीव कर लेते हैं। देखो, असल में हमने अगर सोचा तो हमारी अंदर का विश्व बहुत बड़ा है, अंदर की दुनिया बहुत बड़ी है बाहर की दुनिया से, मगर हम क्या करते हैं, उसे अंदर की दुनिया को हम बहुत ही छोटा कर देते हैं। हम अंदरूनी मन से विचार नहीं करते किसी भी बात की और उसे निर्जीव बना देते हैं, अकार्यक्षम बना देते हैं। अगर हमारा मन कार्यक्षम बन गया, सजीव से बनाए, तो अपने जीवन का पारावार हो जाएगा, अपना जीवन समर्पण, हमारा जीवन यशस्वी हो जाएगा। मगर हम क्या करते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, अंदर की दुनिया को महत्व नहीं देते और उसका विस्तार नहीं करते, उसे छोटा ही करके रखते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर देते हैं। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। देखो, हम खुद के लिए आजाद है, मगर हमें कोई भी गुलाम कर सकता है बाहर वाला। हमें पता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके अंग में शक्ति वही क्या करता है, राज्य करता है उसके ऊपर। फिर हमारी जो अंदर की दुनिया है ना, उसमें, हमारे अंदर की दुनिया में हमें आजादी है, पूरी आजादी है, और हमें अंदर की दुनिया में आजादी रहने के बावजूद
वो आजादी हमें समृद्ध बना सकती है, हमें यशस्वी बना सकती है, हमें प्रगति की ओर ले जा सकती है। स्वार्थी अर्थों से मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। देखो, भीतरी दुनिया, उसमें आजादी के बावजूद हम खुद को समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थ और निस्वार्थ, मैं बोले तो स्वार्थ, हम बोले तो क्या, निस्वार्थ। फिर दूसरों के लिए जीना, निस्वार्थी जीवन जीना। फिर स्वार्थी होना महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या महत्वपूर्ण है, निस्वार्थी होना महत्वपूर्ण। देखो, ये बात है 10 मार्च 1998 की। कब की है? 10 मार्च 1958 की, 98 की। मकान पर मकान, टाइटल शीर्षक क्या है? मकान पर मकान। देखो, जिस गली में आजकल रहता हूं वहां एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। अभी मैं जिस गली में रहता हूं ना, उस गली में आसमान है मगर दिखाई नहीं देता, क्योंकि मकान पे मकान है। आसमान कहां दिखाई देगा? भर गच्च है, इधर से भी गच्ची इमारतें है, बंगले है, उधर से भी बंगले है। अपार्टमेंट बोलते हैं ना। फिर हम कौन से अपार्टमेंट में रहते हैं? तीसरे नंबर पे अपार्टमेंट में रहते हैं और हमारा वहां पे BHK है, 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK। बच्चे है, दरवाजा लगाने की भी जरूरत नहीं है। बिना दरवाजा लगाए हमारा जी घुटमा जाता है। मकान पे मकान है। जिस गली में मैं रहता हूं ना, वहां आसमान तो है ऐसे बोल रहे हैं मगर दिख नहीं रहा, ऐसा उन्होंने कहा है क्या? मैं कह देता हूं, दिख भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं एक उस अपार्टमेंट के एक BHK में रहता हूं और जब मैं नीचे उतरूंगा तब इतनी सी लेन होती है। लेन बोले तो बोल नहीं बोलते हिंदी में, छोटा सा रास्ता। ऊपर देखो, बहुत मुश्किल है, दिखना भी मुश्किल है। 100 मंजिली 200 मंजिली रहता है। उस गली में पेड़ भी नहीं है, नहीं पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। देखो, जिस गली में मैं रहता हूं, कौन? कुंवर नारायण लेखक। जिस गली में मैं रहता हूं वहां पर आसमान तो है पर मुझे दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ तो नहीं है। कैसे पेड़ रहेगा? पेड़ लगाने के लिए जगह ही नहीं है वहां पर। बंगले ही है और कोई लगाने की भी गुंजाइश नहीं है। इतनी सी जगह को इतने सारे पैसे देने पड़ते, तो पेड़ लगाकर कहां उस जगह को व्यर्थ जाया होने देना, ऐसा सोच होता है उन लोगों का। इसलिए मैं जिस गली में रहता हूं वहां पर पेड़ भी नहीं है और कोई लगाने की भी गुंजाइश नहीं है। मकान ही मकान है। क्या है? मकान ही मकान। इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे है बोले तो टंगे हुए है, एक पे एक ऐसे मकान पे मकान क्या है? लदे हुए है। कहां पर? जिस गली में मैं रहता हूं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक सैंकड़ी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सैंकड़ी बोले तो एक रास्ता फंसा हुआ है, गच्च, और बाहर निकलने के लिए क्या नहीं है? जगह ही नहीं है। जी गुदमरा जाता है। क्या? जी मचलता है वहां पर रहने के बावजूद, हवा भी नहीं मिलती। जिस मकान में रहता हूं उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। अब मैं जिस मकान में रहता हूं तब बाहर देखता हूं, तब क्या दिखाई देता है? एक तो दूसरा मकान दिखाई देगा और या तो गंदी गली दिखाई देगी। तंग गली बोले तो भीड़ भीड़ भीड़। चिड़िया दिखती है
लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं। देखो, हम कौन से गांव में रहते हैं? शिवनी में रहते हैं। शिवनी हमारा कैसा है? निसर्गरम्य गांव है, हरियाली छाई हुई है, बहुत सारे पेड़ है, हमारे घर खुले खुले हैं, बाहर गए तो ठंडी ठंडी हवा आती है, घर में बैठे तो भी ठंडी ठंडी हवा लगती है। चिड़िया दिखती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी हुई चिड़िया नहीं है। वो कहाँ दिखती है? आसमान में उड़ती हुई भी नहीं दिखती है, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी चिड़िया दिखाई देती है। मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहां वहां घोंसले बनाती नहीं दिखती। ये देखो, 2 दिनों से मेरे क्लासरूम में चिड़िया आ रही है और यहाँ पे खेल रही है, ऐसे तो नहीं दिखाई देती, और घोंसला तो नहीं बनाती चिड़िया। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं। और जो चिड़िया दिखाई देती है, उड़ते हुए तो नहीं दिखाई देती, आसमान में तो नहीं दिखाई देती है, कहाँ दिखाई देती है? वो सिर्फ टेलीफोन के तारों पर, और ऐसे लगता है कि वो खिलौने हैं, प्लास्टिक के खिलौने हैं, रबर के खिलौने हैं, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूं चूं की आवाजें निकाल सकते हो। मैं ऐसी सांकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूं। अभी मेरा जी वहां पर नहीं लग रहा है, मेरा जी गुदमरा रहा है और मुझे बाहर जाने की कोशिश में हूं। अभी ये 10 मार्च 1998 की बात है। अभी यहां पर दिया है सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। ये कौन सी आंख है? दाई आंख। और ये कौन सी आंख है? बाई आंख। साहित्य बोले तो लिखा हुआ लेख। अब साहित्य में क्या क्या आता है? कविताएं, गद्य, पद्य, कहानी, कादंबरी, ये सब आता है। फिर वह साहित्य ही संपूर्ण साहित्य नहीं है जो दाई या बाई आंखों से देखा जाए, वो दोनों आंखों से देख सकते हैं, उसे ही संपूर्ण साहित्य कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ये बात 8 अगस्त 1998 में उन्होंने कही हुई है। फिर उन्होंने क्या कहा? जाने खुद को। हमें खुद को जानना चाहिए, हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचो। एकांत में जाओ और चुपचाप बैठो और तुम्हारे बारे में सोचो। ईश्वर ने तुम्हें किस लिए जन्म दिया हुआ है? समाज के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है? घर के प्रति तुम क्या कर रहे हो? घर के लोगों की क्या सपने तुम पूर्ण करने की ओर जाने वाले हो? और उनकी उम्मीद और उनके भरोसे को तुम तोड़ रहे हो या क्या कर रहे हो? या तुम क्या करो? बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचो। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में न आए। जब तुम तुम्हारे बारे में आत्मचिंतन कर रहे हो ना, तब तुम्हारे आत्मचिंतन में दूसरों का नामो निशान नहीं आना चाहिए और किसी अन्य या सब का भी नामो निशान आना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तुम तुम्हारे बारे में ही सोचो। इससे 2 फायदे हो गए तुम्हारे। कौन से? एक तो हम अपने को जान सकेंगे। आत्मचिंतन जब तुम करोगे तब तुम खुद को जान पाओगे। स्वयं तुम क्या हो इसकी पहचान तुम्हें हो जाएगी। जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते, दूसरों के बारे में जानकारी लेते हो और खुद क्या है वो तुमको पता नहीं। इसके बारे में चाड़ी चुगली, उसके बारे में चाड़ी चुगली करते रहते हो, इसका भला बुरा करते हो, उसका भला बुरा करते हो। ऐसे करने के बजाय, दूसरों के बारे में जानकारी हासिल करने के बजाय तुम खुद को जान लो। हाँ, तुम्हारे अंदर भी कुछ दंभ रह सकते हैं, कुछ त्रुटियां रह सकती है, कुछ कमियां हो सकती है। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते हुए अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते। जब तुम दूसरों के बारे में तुम खुद दूसरों में हस्तक्षेप करोगे, तब दूसरों की क्या हो जाएगी? वो रक्षा हो जाएगी।
तुम ऐसे ही हो, ऐसे जब तुम बोलोगे तब क्या सच में मैं वैसी ही हूँ क्या, ऐसे तुम खुद सोचोगी और मैं वैसी नहीं होंगी बोल के तुम तुम्हारे में बदलाव लाओगी, और ये बदलाव तुम्हारे फायदे का रहेगा। जो दूसरों के हम में हस्तक्षेप करेगा उसके बारे में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम दूसरों के बीच में हस्तक्षेप करने की बजाय क्या करो, खुद में हस्तक्षेप करो, खुद में सक्रिय हो जाओ। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखे जिनमें हमें अपनी सोच समझ में। जैसे तुम सोचते हो, जैसे तुम बर्ताव करते हो, ऐसे ही न जाने मानो वो दूसरे भी करते होते होंगे। ऐसे तुम क्या करो, उसमें विश्वास रखो, भरोसा रखो। हर एक के प्रति हमारे मन में सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। सकारात्मक बोले तो हाँ, हामी, एग्रीमेंट, और नकारात्मक बोले तो ना, नहीं बोलना, डिसएग्रीमेंट। हर एक के प्रति हमारे मन में क्या होनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए हम दूसरों के प्रति। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारी ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। हम जैसे है वैसे ही दूसरा है, ऐसे समझो। अन्य नहीं है समझो, प्रतिरूप हमारा ही प्रतिरूप है ऐसा समझो, हमसे अलग नहीं है ऐसा समझो, भिन्न नहीं है ऐसा समझो। ऐसे उन्होंने कहा। कौन सी डेट को कहा हुआ है ये, 12 नवंबर 1958 का लेख हुए। यहाँ सिर्फ मनुष्य होते, इस टॉपिक में क्या कहा है इन्होंने, कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं, और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कैसे, बाघ की तरह, भेड़िए की तरह, सांप, तेंदुए, विषारी, जहरीले, खतरनाक, खूंखार, एक ऐसे होते, और एक कैसे होते, गाय, शाऊ, बकरी, मासूम, मासूम बोले तो कमजोर, या तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, ऐसे ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं लोग, कुछ बाघ बाघ ही होते हैं, कुछ गाय गाय ही होते हैं, तो मनुष्य मनुष्य ही होते, ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। 7 अगस्त 1999 में उन्होंने लिखा हुआ है। लुका छिपाकर जीना, हम जीते हैं, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। देखो, अलग अलग इंसान की जीने का ढंग अलग अलग होता है। कोई अकेला जीना पसंद करता है तो कोई भीड़ में रहकर जीना पसंद करता है, कोई हमेशा के लिए नाराज रहकर जीना पसंद करता है तो कोई हंसते खेलते जीना पसंद करता है, कोई हमेशा के लिए झगड़े करते हुए कुछ खराब कार्य करके जीना पसंद करता है, तो कोई शांत प्रिय जीना पसंद करता है। अलग अलग इंसान का जीने का ढंग अलग अलग होता है। चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। देखो, मुझे बोले तो क्या, कुंवर नारायण सिंह जी को, लेखक को, कुंवर नारायण जी को कैसे जीना पसंद है, खुले ढंग से जीना पसंद है, क्लोज, आराम शीर उन्हें जीना पसंद है, और उन्हें लुक लुक कर, छिप छिप कर जीना पसंद नहीं है, और उनको बात एक कर रहे हैं और व्यवहार दूसरा ही कर रहे हैं। जैसा क्या बोलते हैं, कथनी और करनी में अंतर, बड़ी बड़ी ज्ञान लोगों को देना और खुद उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं इस्तेमाल करना। क्या बोलते हैं, मराठी में एक कहावत है, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः कोरडा पाषाण। दूसरों को ज्ञान देते रहना और खुद अज्ञान की तरह जीना,
ऐसा इनको पसंद नहीं है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान पाए। देखो, बात एक करते हैं और जीते अलग। हाँ, लुक छिप कर जीते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनकी असलियत ना पता हो। ऐसा मुझे जीना पसंद नहीं है। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी है। कुछ देखो, कुछ इंसान की असलियत अलग होती है। वे दिखते कुछ और वो खुद होते कुछ और, इसलिए वे छुपाना चाहते हैं। उन्हें जरूरी लगता है उनकी असलियत छिपाना। ऐसा उन्हें लुका छिपी का जीना पसंद नहीं था। ये उन्होंने कहा 4 जनवरी 2001 को। अब जीने का अर्थ उन्होंने बताया। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे। अब बुढ़ापा आया बोले तो इसका अर्थ नहीं कि बाबा अब मेरा अंत होने वाला है, जीवन के अब कुछ ही समय बचे, कुछ वर्ष बचे हैं। ऐसा अर्थ नहीं है बुढ़ापे का। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बुढ़ापा किसी भी खंड पर लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, ये 3 खंड है जीवन के। कितने खंड है जीवन के? 3 खंड है, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूं, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूं या अपने लिए उसे क्या पाता हूं, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। जीने का अर्थ क्या है? जितने भी दिन मेरे बचे हुए हैं उतने दिन मुझे खास जीना है, जीवित आत्मा की तरह रहना है और चैतन्य फैलाना है, नावीन्य फैलाना है, नयापन फैलाना है। जिंदगी को अर्थ देना है मुझे। अभी जो कुछ मेरे कार्य बचे हुए हैं वो मुझे करना है। यौवन में घर गृहस्थी को मैंने संभालने के लिए ज्यादातर समय मैंने काम में बिताया है। मैंने मेरे फैमिली को वक्त नहीं दिया है। तब मैंने मेरे बच्चों को वक्त नहीं दिया है, तो मैं मेरे बच्चों के बच्चों को वक्त दे पाऊंगा। ये ऐसा नव चैतन्य मुझे यहाँ पे अर्थ लाना है। बुढ़ापा बोले तो जीवन के कुछ वर्ष रहे हैं, ऐसा नहीं है। बुढ़ापा बोले तो नव चैतन्य पाना, जीवित आत्मा होना, जिंदगी को अर्थ दे पाना। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूं। फिर मैं साहित्यिक चेष्टा बोले तो लिखन में और जीवित चेष्टा बोले तो खुद जीवन जीने में जो अर्थ है वही मैं जीने का लेता हूं, ऐसे उन्होंने कहा है। 75 का हो रहा हूं। अभी लेखक कितने साल के हो रहे हैं? 75 साल के हो रहे हैं। यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया। देखो, 75 के थे तब उन्होंने ये लिखा हुआ है और हमने उनका आयुर्मान निकाला हो, कितना निकला है? 90 साल और 15 साल उन्होंने अपने जीवन जिया है उन्होंने। देखो, यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। देखो, अपने लिए जीना उसे जीना नहीं कहते, दूसरों के लिए जीना उसे ही जीना कहते। किसके किसके लिए जीना है? गौर गरीबों के लिए जीना है, जरूरतमंदों के लिए जीना है, अपने ही फैमिली के लिए जीना उसे जीना नहीं कहते हैं। हाँ, तो ऐसे उन्होंने क्या कहा है कौन से तारीख को कहा है? 23 जनवरी 2002 को। अब देखो, दिल्ली में रहना, अब वे दिल्ली में रहने लगे। अब वो हर एक दिन की बातें वहां पर लिख के डायरी में रख रहे थे। वो डायरी का ही यहाँ पर प्रकाशन किया हुआ है, खुला आकाश। दिल्ली में रहना, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूं। लेखक क्या कर रहे हैं? दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहे हैं। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस। दिल्ली शहर कैसा है? ऐसे बस के जैसी, बहुत बड़ी बस के जैसा शहर है। सवारियों से लंद फंद हर वक्त चलाए मान। ऐसा शहर है कि आ रहे जा रहे। मकान बोले तो बस के डब्बे,
उतर रहे, चढ़ रहे, अब दूसरी भाषा की ओर नहीं जा रहे। वह वक्त चलायमान, हर वक्त चलायमान, रास्ता चलायमान है, चलते ही रह रहा है बस की तरह। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर दो कमरों में दो पांव टिका कर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। दिल्ली में बहुत ही छोटा सा मकान मिलता है किराए पर, जैसे कि बस के पायदान पे हम जैसे खड़े रहते हैं ना लटक के, वैसे ही खड़े रहो, कब तक? उम्र भर इस मकानों में। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। बस में से उतर जाते, चढ़ते हैं, भीड़ में देखो माहौल, हमारे इधर उतनी भीड़ नहीं होती, मगर मुंबई, नांदेड़, दिल्ली, कलकत्ता, ये बड़े बड़े सिटीज में वैसे होता है। दिल्ली में रहना बोले तो एक बस में रहने के जैसा है, ऐसे इनको कहना है। वे रहने को गए थे 12 जून 2003 को, उन्होंने ये कहा है। बहाने निकालना, कैसे कैसे बहाने निकालते हैं। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। देखो, जो चीज हमें पसंद आती है उस चीज को हम करना चाहते हैं, और जो चीज हमें कार्य करने के लिए पसंद नहीं होती तो कुछ तो बहाने बना देते। क्या बहाने बना देते? मेरा सर दुख रहा है, मेरे पेट में दर्द है, और ये बहाने बहुत सारे होते। अब आज का मुझे लेक्चर पसंद नहीं है तो मेरा सर दुख रहा है, मैं घर जा रही हूं, ऐसे बोल देते है कि नहीं? ये बहाना बनाना। जो पसंद नहीं है करना उसके लिए बहाने बनाते हैं, और जो करना चाहते उसके लिए रास्ता निकाल लेते। ये कब कहा है? जनवरी 2006 को। अपने से बहस, खुद से बहस। बहस मालूम है ना? खुद को खुद बहस। दूसरों से बहस करते हैं मगर अपने से बहस। बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरे से बहस करने से क्या फायदा? कुछ हासिल नहीं होता। खुद से बहस करो, ऐसा करने से सच्चाई हासिल होती है। क्या सच है क्या झूठ है तुम्हें मालूम हो जाता है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। दूसरों से बहस करने से क्या होता है? रे झगड़ा ही होता है। और खुद से बहस करने से क्या सच है क्या झूठ है, क्या ठीक है क्या गलत है, उसका पता चलता है और हमें सुधार आता है। आगे, चीजों की गुलामी। देखो, ऐसी कुछ चीजें होते उसके हम गुलाम बन जाते। अब हमारी बातें नहीं है यहाँ पर कुंवर नारायण जी की बात है। चीजों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपए में खरीदा है। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने इनको ही खरीदा। इन्होंने कंप्यूटर को नहीं खरीदा, इनको ही कंप्यूटर ने खरीदा। कितने हजार को? 40,000 को। आजकल उसकी गुलामी में हो। अब ये क्या हो? उस कंप्यूटर की गुलाम है। हम मोबाइल खरीदते हैं और हम रात दिन उस मोबाइल को लेके रहते हैं। वो मोबाइल क्या करता है? चल ले मेरे को, लेते हैं। चल अब ऐप निकालते हैं। चल अब तेरी चैटिंग शुरू कर, निकालते हैं। चल अब वीडियो अपलोड करते। फिर वो हमें जो जो ऑर्डर देता है वो हम करते हैं। वैसे ही कुछ दिन पहले लेखक को कंप्यूटर ने गुलाम बनाया, 40,000 रुपए में खरीदा। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूं। कल्याण बोले तो उसके नखरों को सिर झुकाकर। अब देखो, ऐसा कंप्यूटर होता, बहुत सारे नखरे करता कंप्यूटर, क्या करता? शट डाउन हो जाता, कमांड एक्सेप्ट नहीं करता, नखरा करता। तब हमें सिर झुका के ऐसे काम करते ही रहना पड़ता है। फिर उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। वो कंप्यूटर क्या कर रहा है? हमें वादा कर रहा है, एक दिन तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि तुम्हें सब पढ़ने आएगा, सब लिखने आएगा इसमें। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। अभी मैं जो कर रहा हूँ सेवा कर रहा हूँ, मेरा भविष्य अच्छा होगा, ऐसी मेरी कामना है। देखो, इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। इसके पहले मुझे एक मोटर ने खरीदा, उसकी सेवा में भी हूं मैं।
दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा मैं हूं। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है। आदमी का स्वभाव कैसा है? कभी बदलता है तो कभी नहीं बदलने वाला होता है। आदमी का गुलामी कभी करता है, आदमी कभी किसी से गुलामी करवाता है। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं बदली। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। गुलामों को बाजार में खरीदा जाता था हजारों साल पहले। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। पहले एक मालिक था, दर्जनों गुलाम थे। अब ऐसा नहीं है, हर चीज के दर्जनों गुलाम है। एक चीज के पहले एक मालिक होता था, मालिक के गुलाम होते थे। अब ऐसे नहीं, चीज के गुलाम होते। ये बात मुझे महसूस हो गई 30 सितंबर 2010 में। इस तरीके से हमारा यह पाठ खुला आसमान पूरक पठन में जो कुंवर नारायण सिंह जी ने दिया हुआ था